हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर होम साइंस क्लासेस। आपको पता है हम इस टाइम पे होम मैनेजमेंट की थ्योरी कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षाओं में देखा था, इसके अर्थ को समझा था, परिभाषाओं के बारे में भी चर्चा की थी, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि आपको इसकी परिभाषाएं रट जाना है यहाँ से। हमने इसके महत्व को, आवश्यकताओं को समझा था। हमने होम मैनेजमेंट के चरण के बारे में भी बात की थी। आज हम देखेंगे होम मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व कौन-कौन से हैं। तो प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व 3 हैं। वो कौन है? वो हम देखते हैं, यहाँ से एक डायग्राम से देखते हैं। मूल्य, लक्ष्य और स्तर। इसमें टॉप पे कौन होता है? मूल्य। और ये तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक? तो गृह व्यवस्था के 3 उत्प्रेरक तत्व कौन-कौन से? मूल्य, स्तर, लक्ष्य एवं स्तर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। कैसे? एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। मूल्य इस त्रिकोणों का केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र पर कौन होता है? मूल्य होता है। मूल्य से ही अन्य दोनों उत्प्रेरकों की उत्पत्ति होती है। मतलब यहाँ टॉप पे कौन है? यहाँ पे सबसे प्रमुख कौन है? यहाँ पे सबसे प्रमुख है मूल्य। मूल्य से ही इन दोनों की उत्पत्ति होती है। किसकी? लक्ष्य और स्तर की होती है। ठीक? यद्यपि लक्ष्य और स्तर मूल्य पर तथा स्वयं एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। जो ये लक्ष्य और स्तर होते हैं वो हमारे मूल्यों पर प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे पर भी प्रभाव डालते हैं। ठीक? अब हम देख लेते हैं मूल्य क्या होता है। हमने इतनी चर्चा तो कर ली मूल्य के बारे में। अब हम देख लेते हैं ये मूल्य होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मूल्य शब्द अनिश्चित एवं आत्मगत है। ये निश्चित नहीं है, ठीक? ये अनिश्चित एवं आत्मगत है। अमूर्त एवं अदृश्य है, ये दिखता नहीं है, ये सिर्फ कल्पना की जाती है, ठीक? तो क्या होता है मूल्य? मूल्य अदृश्य होता है, अमूर्त होता है, ये अंदर में निहित होता है। मूल्य क्या होता है? वो हमारे अंदर में निहित होता है। ठीक, अनिश्चित और परिवर्तनशील होता है। मतलब कोई दृढ़ नहीं होता है कि मूल्य परिवर्तित होता रहता है और ये अनिश्चित होता है। ठीक, नजरिया है, शक्ति देता है। कैसी शक्ति देता है? किस कार्य के लिए शक्ति देता है मूल्य? तो मूल्य हमें शक्ति देता है तर्क करने की। क्या करने की? तर्क करने की शक्ति देता है। निर्णय लेने की शक्ति देता है। कार्य करने की शक्ति देता है। विवेचना करने की शक्ति देता है। तो मूल्य से हमें क्या मिलता है? हमें निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, कार्य करने की शक्ति मिलती है, विवेचना करने की शक्ति मिलती है। हमें ये सारी शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? मूल्य से मिलती हैं। आइए हम एक परिभाषा से देखते हैं। निखिल और डॉर्सी ने क्या बताया है मूल्य को? मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले तत्व हैं। मूल्य क्या होते हैं? मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले तत्व होते हैं। यह न्याय करने, व्याख्या करने तथा विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं और इनमें यह गुण है कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्तापूर्ण चयन करने को संभव बनाते हैं। ठीक? तो ये क्या करते हैं कि आपको जो परिभाषाएँ दी रहती हैं उसको आपको सेम याद करना होता है। तो क्या है इसकी परिभाषा? कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले तत्व हैं। यह न्याय करने, व्याख्या करने, विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं और इनमें यह गुण होता है कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्तापूर्ण चयन को संभव बनाते हैं। ठीक? आगे देखते हैं कि मूल्य की विशेषता क्या होती है, कि मूल्य की क्या विशेषता है। ठीक? मूल्य व्यक्तिगत होता है। हर व्यक्ति का अपना-अपना अलग मूल्य होता है, ठीक? मूल्य किसी सबका अपना-अपना अलग मूल्य होता है, इसलिए मूल्य की विशेषता क्या होती है? ये व्यक्तिगत होता है। ऐच्छिक मूल्य होता है, अपनी इच्छा पर आधारित होता है मूल्य, ठीक? और स्वतंत्र होता है। मूल्य स्वतंत्र होता है, किसी के दबाव में नहीं रहता है, ठीक? संतोष देता है, मूल्य हमें संतोष देता है। हम जैसा कार्य करते हैं उसी के हिसाब से हमें संतोष देता है ये। आगे क्या है? मूल्य व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मूल्य क्या करता है? मूल्य व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अस्थायी और अस्थायी होता है। मूल्य अस्थायी भी होता है और अस्थायी भी होता है। वास्तविक मूल्यों के अंतर्गत क्या-क्या आ जाता है? जैसे शक्ति, प्रतिष्ठा, सफलता की सम्मिलित किया गया है। ये अस्थायी होते हैं, लेकिन सामाजिक वैज्ञानिक यह जानने को उत्सुक हैं कि मूल्य किस प्रकार अस्थायी होता है। हमने ये तो देख लिया कि अस्थायी है और अस्थायी है। तो यहाँ जैसे परिवर्तन अपेक्षाकृत धीरे-धीरे होता है और अनुभव नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई दादा और पोता के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन, मतलब हमारे दादा की सोच क्या थी? बेसिकली मूल्य क्या होता है? मूल्य हमारे जो है विचारधाराएँ होती हैं, वही हमारे मूल्य होते हैं, ठीक? मूल्य क्या होते हैं? धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक। जैसे धनात्मक भी हो गए, ऋणात्मक। किसी के लिए ऋणात्मक मूल्य अच्छा होता है, तो किसी के लिए सिर्फ धनात्मक मूल्य ही अच्छा होता है, ठीक?
आगे है मूल्य ग्रहण करने की प्रक्रिया। अब मूल्य तो होते ही हैं, अब मूल्यों को ग्रहण करने की प्रक्रिया भी कुछ होती है, तो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि मूल्य ग्रहण करने की प्रक्रिया कौन-कौन सी होती है, ठीक? पहला है स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव। क्या होता है? इसकी पहली प्रक्रिया क्या है कि स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव, ठीक? देखो युवा व्यक्तियों के सामने तब स्वयं के मूल्यों के बारे में चयन करने की समस्या होती है जब वे अपने माता-पिता के घर से बाहर निकलते हैं, जब वे स्कूल जाते हैं, कार्य पर जाते हैं, प्रशिक्षण में भाग लेते हैं या शिविर में भाग लेते हैं, तब वो वास्तविक रूप से अकेले कार्य करते हैं और परिवार से दूर रहकर अपने विचारों को महत्व देते हैं। कई वस्तुएँ इस स्थिति को जटिल बना देती हैं, जैसे सफलता की इच्छा, अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों की इच्छा, असंभावित समस्याओं का सामना करना, अन्य कई परिस्थितियाँ आती हैं, ठीक? तो ये क्या हो जाते हैं हमारे स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव। जब हम अपने परिवार से अलग होते हैं तब स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव करते हैं। अगला है विकल्पों के मध्य चुनाव। अगला क्या आ जाता है हमारा विकल्पों के मध्य चुनाव। अब ये क्या होता है? मतलब मूल्य ग्रहण करने की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति विकल्पों के मध्य किस प्रकार चुनाव करता है। कि किसी भी सामान्य से कार्य को पूरा करने के लिए कई विकल्प होते हैं। व्यक्तिगत रुचि और इच्छा इस विकल्प पर प्रभाव डालते हैं। मतलब विकल्प आपके पास कई हैं, लेकिन आपकी व्यक्तिगत इच्छा, आपकी व्यक्तिगत रुचि भी उस पर प्रभाव डालती है। एक परिवार की इच्छा ऐसी परिचर्या के चयन से होती है जिसको कम देख-रेख की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे व्यक्ति परिवार की मतलब परिचर्या की देखभाल करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो वही होता है ना, मूल्य अपना-अपना होता है, ठीक? फिर आता है अगला विकल्पों के विचार पूर्वक अध्ययन के बाद चुनाव। तो हमें सभी विकल्पों के बुद्धिमत्तापूर्ण विचार करने के बाद ही सही मूल्य का चुनाव करना चाहिए। कई बार हम कुछ कार्य एकदम क्षणिक रूप से कर लेते हैं। कई बार दोस्तों व परिचितों से प्रभाव से आकर कार्य करते हैं। लेकिन वास्तव में पहले पूर्ण अध्ययन करने के बाद उपयुक्त मूल्य का चुनाव करना चाहिए। ठीक? अगला हो जाता है मूल्य निर्धारण और समर्थन। ये क्या होता है? जैसे सामान्यतः व्यक्ति को अपने मूल्य पर गर्व होता है और उसे वह अपनाए रखता है। कभी-कभी हम कठिन चुनाव या स्थितियों का सामना करते हैं जिसका कि कोई सामान्य हल नहीं होता है। ऐसे समय अधिकांश व्यक्ति के मूल्य उसके निर्देशक होते हैं। क्या होते हैं? उसके निर्देशक हो जाते हैं। अब अगला क्या आ जाता है हमारे प्रमाणित करना। देखो यदि व्यक्ति अपने मूल्य के आधार पर चुनाव कर लेता है, तो वह उसकी जानकारी रखने की इच्छा रखता है। व्यक्ति अपने निर्णय से संतुष्ट रहता है और इस संबंध में प्रमाणित करने की इच्छा रखता है। ठीक? अगला हो जाता है चुनाव को क्रियान्वित करना। चुनाव को क्रियान्वित करना मतलब मूल्य व्यक्ति के व्यवहार के आधार को निर्मित करने हेतु निर्देश देते हैं। जैसे हमारे हमारे मूल्य हमारे कार्य में, कथन में, कार्य करने के तरीके में और हम जो नहीं करने वाले हैं उसमें दृष्टिगत होते हैं। हम किसी भी व्यक्ति के मूल्य को उसके कथन की अपेक्षा काम द्वारा आसानी से निर्धारित कर लेते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो हम उसके कार्य सिर्फ़ कहने पर नहीं बल्कि उसने जो कार्य किया है उससे आसानी से जान सकते हैं कि इसका जो है मूल्य क्या है। दोहराव, अब ये भी देख लेते हैं दोहराव क्या होता है? जब व्यक्ति के विचार मूल्य का रूप ग्रहण कर लेता है, जब व्यक्ति का जो विचार होता है वो मूल्य का रूप धारण कर लेता है या व्यक्ति के जीवन के निर्देशक सिद्धांत बन जाते हैं, तो कुछ प्रकार के व्यवहार में इसका परिणाम दोहराव के रूप में दिखाई देता है। ठीक? तो कौन-कौन से मतलब मूल्य ग्रहण करने की प्रक्रिया कौन-कौन सी है? तो एक स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव, विकल्पों के मध्य चुनाव, विकल्पों के विचार पूर्वक अध्ययन के बाद चुनाव, मूल्य निर्धारण और समर्थन, प्रमाणित करना, चुनाव को क्रियान्वित करना और दोहराव। ये होता है हमारा प्रक्रिया। किसकी? मूल्य की मूल्य की मूल्य ग्रहण करने की मतलब। अब हम आगे देख लेते हैं मूल्यों का वर्गीकरण। तो मूल्यों का वर्गीकरण आपको याद रखना है। सबसे पहले है प्रभुत्व के आधार पर। प्रभुत्व के आधार पर कौन-कौन से मूल्य हैं? तो एक है साधनात्मक व आंतरिक मूल्य और दूसरा है तथ्यात्मक व आदर्शात्मक। तो साधनात्मक मूल्य क्या है? साधनात्मक और आंतरिक मूल्य। साधनात्मक मूल्य मतलब साधनात्मक मूल्य आंतरिक या अंतिम मूल्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। अतः कभी-कभी इन्हें लक्ष्य मूल्य कहा जाता है। किसे? साधनात्मक को। जैसे मैकी ने गृह व्यवस्था में 4 साधनात्मक मूल्य की खोज की। कौन-कौन सी है? वो योजना है, कौशल है, क्रमबद्धता है, क्षमता है। मतलब अगर आपके अंदर आप योजना बनाना जानते हैं, आपके अंदर कौशल है, क्रमबद्धता है, क्षमता है, तो आप अपने मूल्यों तक पहुँच सकते हैं। ठीक? अंतिम मूल्य तक पहुँच
सकते हैं। ठीक, और दूसरा है हमारा तथ्यात्मक एवं आदर्शात्मक मूल्य। तथ्यात्मक और आदर्शात्मक मूल्य क्या है? तथ्यात्मक मूल्य वह होता है जो ऐच्छिक होता है, जबकि आदर्शात्मक मूल्य धार्मिक आधार पर होता है। तथ्यात्मक मूल्य विस्तृत होते हैं, इनका शोध किया जा सकता है और यह प्राथमिकता पर और व्यक्तियों की इच्छा पर आधारित होता है। प्राथमिकता और व्यक्तियों की इच्छा पर आधारित होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि मूल्य कौन-कौन से होते हैं? मूल्य के प्रकार कौन से हैं? तथ्यात्मक और आदर्शात्मक, और दूसरा है हमारा साधनात्मक और आंतरिक मूल्य होते हैं। तो इसमें आपको ये वाला याद रखना है। देखिए, आदर्शात्मक मूल्य नैतिकता पर और सही गलत पर, सत्य असत्य पर आधारित होते हैं। जो आदर्शात्मक मूल्य होते हैं, ये नैतिकता पर, सही गलत, असत्य असत्य पर आधारित होते हैं। प्रभुत्व के आधार पर आंतरिक मूल्य साधनात्मक मूल्य से अपेक्षा उच्च होता है। मतलब प्रभुत्व के आधार पर जो आंतरिक मूल्य होता है वो साधनात्मक मूल्य की अपेक्षा उच्च होता है, जबकि आदर्शात्मक मूल्य तथ्यात्मक मूल्य की अपेक्षा उच्च उच्च होता है। ठीक? अब पार्कर के अनुसार देख लेते हैं। ये आपसे पूछा गया पार्कर के अनुसार कितने मूल्य हैं? तो पार्कर के अनुसार आपको 9 याद रखने हैं। इसमें क्रम नहीं याद रखना है आपको, बस 9 याद रखना है। कौन-कौन से? प्रेम, आराम, धर्म, सुख, कला, खेल, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, शिल्प, विज्ञान संबंधी। कौन-कौन से हैं? 9। प्रेम, आराम, धर्म, सुख, कला, खेल, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, शिल्प, विज्ञान, संबंध। ये आपको 9 याद रखने हैं। किसके अनुसार? पार्कर के अनुसार। पार्कर के अनुसार एक और है, पार्कर ने 2 बार विभाजन किया था, दूसरी बार बताया कि क्रियात्मक और कल्पनात्मक होते हैं। तो क्रियात्मक कौन से होते हैं? क्रियात्मक होते हैं ऐसे मूल्य जो वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाता है, अर्थात वस्तुओं की वास्तविकता पर विश्वास किया जाता है। तो वे कौन से होते हैं? क्रियात्मक होते हैं। और कल्पनात्मक कौन से होते हैं? यह मूल्य मस्तिष्क से संबंधित होता है तथा संतुष्टि पर आधारित होता है। बस आपको यही इतना याद रखना है, क्रियात्मक और कल्पनात्मक। पीएस नायडू ने भी बताया था, इन्होंने भी कुछ बताया था कि मूल्य के कितने प्रकार होते हैं। तो पीएस नायडू के अनुसार कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन-कौन से? आर्थिक मूल्य, शारीरिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, दार्शनिक मूल्य। आर्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, शारीरिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक। आपको यही 5 याद रखने हैं। वैसे आपके लिए पार्कर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आपको उन्हें भूलना नहीं है, याद ही रखना है। और आध्यात्मिक मूल्य, इन मूल्यों में प्रथम 4 साधनात्मक मूल्य हैं। कौन-कौन से प्रथम 4? आर्थिक मूल्य, शारीरिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य। ये कौन से हैं? साधनात्मक मूल्य होते हैं। तथा अंतिम 2 आंतरिक या आदर्शात्मक मूल्य होते हैं। ठीक? अब हम देखते हैं लक्ष्य। तो हमारे उत्प्रेरक तत्व कौन-कौन से हैं? 3 थे। मूल्य, लक्ष्य, स्तर। हमने मूल्य के बारे में चर्चा कर ली, अब हम गोल के बारे में चर्चा करते हैं। गोल क्या होता है? लक्ष्य क्या होता है? ठीक? सामान्य अर्थों में लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होता है जहाँ तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। तो लक्ष्य क्या होता है? जहाँ पर अंतिम बिंदु होता है, जहाँ पर व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, वो क्या कहलाता है हमारा? वो लक्ष्य कहलाता है। अब लक्ष्य की कुछ विशेषता भी होती होंगी कि लक्ष्य की क्या विशेषता है? लक्ष्य की श्रृंखला होती है। कैसे? लक्ष्य का निर्धारण एक सतत प्रक्रिया है। पूरे जीवन भर प्रत्येक परिवार लगातार भार मूल्यों को भार प्रदान करते हैं और अपने उद्देश्य व प्राप्ति के संबंध में अभिरुचियों में परिवर्तन करते हैं। ये मूल्यों की श्रृंखला हो जाती है। अब लक्ष्यों में परिवर्तन क्या होता है कि जैसे विशिष्ट लक्ष्य साथ ही मूल्य और उनसे संबंधित महत्व में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ठीक? तो जैसे इनमें विभिन्न परिवर्तन के रूप होते हैं, जैसे कुछ लक्ष्यों को प्राप्ति प्रतिदिन होती है, उनके स्थान पे अन्य लक्ष्य आ जाते हैं। कुछ की ऐसे थोड़े-थोड़े समय पर होती हैं, कुछ की काफ़ी लंबे समय बाद परिवर्तन होता है। तो बस ये ऐसे ही होता है, लक्ष्यों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने खाना बनाने के लक्ष्य में परिवर्तन किया, फिर हमने कुछ गोल हमने रखा था कि हमारे परिवार में या हमें एक मकान लेना है, ये थोड़ा लंबा गोल रखा था। तो इसी प्रकार से हम लक्ष्यों में परिवर्तन करते रहते हैं, हमारे लक्ष्य दिन प्रतिदिन परिवर्तित होते रहते हैं। लक्ष्य निरंतर चलने वाली होती है, मतलब लक्ष्य निरंतर चलने वाला होता है। यह परिवर्तित होता रहता है और लक्ष्य छोटे, मतलब एक लक्ष्य पूरा हुआ, हमने दूसरा लक्ष्य बनाया, एक लक्ष्य पूरा हुआ, दूसरा लक्ष्य बनाया। लक्ष्य समय पर आधारित होता है। लक्ष्य क्या होता है? वो समय पर आधारित होता है। कि मतलब हमारा जो मतलब समय के अनुसार हमारे लक्ष्य बदलते रहते हैं, तो वही हमारा लक्ष्य समय पर आधारित होता है। लक्ष्य व्यक्तिगत और सामूहिक होता है। लक्ष्य भी जो होता है वो सामूहिक और व्यक्तिगत होता है। ठीक? आगे आ जाता है लक्ष्य के प्रकार।
तो लक्ष्य के प्रकार कौन कौन से हैं? दीर्घकालिक लक्ष्य और अंतिम लक्ष्य। दीर्घकालिक लक्ष्य कौन से होते हैं? दीर्घकालिक लक्ष्य सामान्यतः अस्थायी माने जाते हैं। क्या होते हैं? ये अस्थायी होते हैं। इनके लंबे समय तक प्रयत्न करना पड़ता है इनके लिए, परिणाम स्वरूप हमेशा उपस्थित रहते हैं। यह वे लक्ष्य होते हैं जो पारिवारिक समूह को वास्तविक अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे ये लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं। दीर्घकालिक मतलब या अंतिम बिंदु मतलब जीवन का अंतिम बिंदु जो होता है, वहाँ तक ये लक्ष्य बनाए जाते हैं। मध्यवर्ती लक्ष्य क्या होते हैं? या अल्पकालिक मध्यवर्ती या जैसे परिवारों द्वारा मध्यवर्ती या अल्पकालीन लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त की जाती है। या मध्यवर्ती लक्ष्य दीर्घकालिक लक्ष्यों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते हैं और ये स्पष्ट चित्र बनाना आसान होता है। जैसे अगर हम मानते हैं इसमें चेतना और अचेतना के रूप में कई विकल्पों के मध्य निर्णय या चुनाव करने पड़ते हैं, क्योंकि यह देखा गया है कि यह कुछ दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का उत्तम साधन होता है। ठीक। अब साधन समाप्ति लक्ष्य क्या होता है? ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब साधन समाप्ति लक्ष्य क्या होता है? ये बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो छोटे-छोटे लक्ष्य का हम सहारा लेते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे साधन समाप्ति लक्ष्य होते हैं। मतलब बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम जिन छोटे लक्ष्यों के सहारा लेते हैं, वे क्या होते हैं हमारे? तो वे हमारे होते हैं साधन समाप्ति लक्ष्य। आपसे ये पूछा गया है कि लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? लक्ष्य 3 प्रकार के, दीर्घकालिक, अल्पकालिक और साधन समाप्ति। दीर्घकालिक क्या होते हैं? जो लंबे समय के लिए, मतलब जैसे आपको शादी-विवाह करना है, तो आप उसके लिए थोड़ा-थोड़ा पैसे बटोरते जाते हैं। या आपको मान लेते हैं हमें बाज़ार हमारा अल्पकालिक हो गया, तो हमें जाना है बाज़ार सब्ज़ी लेने के लिए। तो हमारे पास पैसा नहीं है, पहले हम जाएँगे बैंक से पैसा लेंगे, फिर हम वहाँ से जाएँगे सब्ज़ी लेने। तो जो हमने पैसा लिया, मतलब जो हमने बैंक से पैसा लिया, वो हमारा साधन समाप्ति लक्ष्य था। मतलब साधन तक पहुँचने के लिए जिस चीज़ का हमने सहारा लिया था, वो हमारा साधन समाप्ति लक्ष्य था। ये बहुत छोटा होता है और ये जल्दी-जल्दी पूरा होता है। स्तर देख लेते हैं। इसमें हमने 3 देखा था, कौन-कौन सा? मूल्य, लक्ष्य, स्तर। हमने मूल्य के बारे में चर्चा कर ली, हमने लक्ष्य के बारे में चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं स्तर, मतलब स्टैंडर्ड क्या होता है? मूल्य और लक्ष्य को एक-दूसरे से संबंधित करना सरल है, किंतु स्तर को इससे संबंधित करना अपेक्षाकृत कठिन है, किंतु अंतर संबंधों को ढूँढना भी कठिन है। चलिए देखते हैं फिर ये लक्ष्य कौन-कौन से होते हैं, मतलब स्तर क्या-क्या होते हैं। तो ग्रास और कंडल ने इनको 2 स्तर बताया है। कैसा? एक तो बताया है परंपरागत और दूसरा बताया है अपरंपरागत। अब परंपरागत क्या होता है और अपरंपरागत क्या होता है? तो लेकिन जो हमारे स्तर होते हैं, ये मतलब स्तर का वर्गीकरण 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। कैसे? संतुष्टि के आधार पर, स्थिरता या लोचमयता के आधार पर भी कर सकते हैं और गुण के आधार पर भी कर सकते हैं। तो मतलब कि संतुष्टि के आधार पर कैसे? वह वर्ग जो स्पर्श योग्य है, इसे वस्तु मतलब जो भी मिल जाता है, अनुभव किया है, उसे विशेष रूप से पदार्थों या उसके मस्तिष्क में जो भी अनुभव किया जा सकता है, उसकी बातों को अनुभव किया जा सकता है, जो भी उसके मस्तिष्क में चल रहा है, तो उससे अगर उसको संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है, तो वो क्या होता है? संतुष्टि के आधार पर हो जाता है। परिवर्तन करके वो परिवर्तन के स्तर हो सकता है, परिवर्तन का स्तर हो जाता है और गुणों के आधार पर होता है। तो मतलब हमें इसको नहीं याद रखना है, हमें सिर्फ़ यही याद रखना है कि ग्रास और कैंडल ने क्या बताया है कि परंपरागत और गैर परंपरागत। इन्होंने 2 प्रकार का बताया है स्तर को। तो परंपरागत क्या होता है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आती है, वो क्या होती है? हमारी रूढ़िगत या परंपरागत होती है और जो हमारी मतलब जो परिवर्तन जिसमें तोड़ा-मरोड़ा जाता है, वो क्या होता है? वो परिवर्तनशील होता है। तो क्या होता है परंपरागत? इसमें जो है मतलब सामाजिक स्वीकृति एवं पूर्णता जैसी मूल्यों को मान्यता दी जाती है, किसी समय और स्थान विशेष के बिंदु पर निश्चित की जाती है। मतलब यह इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, रूढ़िवादी है, वही क्या है हमारा परंपरागत। और अपरंपरागत क्या है? लोचशील क्या है? जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, जिसे तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है, वही क्या है हमारा अपरंपरागत हो गया। तो हमने देखा कि मूल्य के कितने निर्धारक तत्व हैं? 3 हैं। कौन से? मूल्य नहीं, गृह प्रबंध के कितने निर्धारक तत्व हैं? 3 हैं। मूल्य, लक्ष्य, स्तर। मूल्य क्या है? लक्ष्य क्या है? स्तर क्या है? हमने इसके बारे में चर्चा किया था। आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। नए क्लास में हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।